हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का होम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे साइंस से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो इस बार यानी जिन क्वेश्चनों के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए ये आपके 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन क्वेश्चनों को आप सबसे पहले तैयार कीजिए। ठीक है, पूरे साइंस में इन 5 क्वेश्चन को आप सबसे पहले तैयार कीजिए। इसके बाद भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे फिर उन पर फोकस किया जाएगा। तो सबसे पहले 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करिए। चलिए देखिए ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन से। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, और सलूशन कैसे मिलेगा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, किसी गोलीय दर्पण के लिए 1/f = 1/v + 1/u का निगमन कीजिए। यानी ये जो है आपके गोलीय दर्पण के लिए, ठीक है, फोकस दूरी का सूत्र है। ठीक है, इसको आपको निगमन करना है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई का सचित्र वर्णन कीजिए। उसमें आइरिस क्या है, पुतली क्या है, ठीक है, कार्निया क्या है, रक्ताप मंडल क्या है, स्वच्छ मंडल क्या है, ठीक है, कचाप द्रव क्या है, सारी चीज़ें काफ़ी कुछ उसमें है। तो सभी को उसको विस्तृत में यानी उसको डिटेल में लिखना है, किसका क्या कार्य है वो भी आपको लिखना है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन उसी चैप्टर से आपका है, दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इसको भी डिटेल में लिखना है। अगर ये विस्तृत उत्तरीय में पूछा जाता है तो इसमें क्या क्या आपको लिखना है। जैसे मानो दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, तो दृष्टि दोष होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आप लिखो। ठीक है, बेसिकली 2 होते हैं लेकिन वैसे 3 भी होते हैं क्योंकि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है, दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है, जरा दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है। हालांकि जरा दृष्टि दोष जो है वो वृद्ध व्यक्तियों में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है, वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कीजिए। तो सबसे पहले आपको ओम का नियम लिखना है, ओम के नियम को समझाना है और उसके बाद एक आपको जो है वैद्युत परिपथ बनाना है। उस वैद्युत परिपथ के अकॉर्डिंग आप ओम के नियम को प्रूफ करेंगे। ओम का नियम का प्रूफ क्या है, B/I। इसकी वैल्यू एक नियतांक होती है यानी कांस्टेंट होती है, यानी अलग अलग वोल्टेज के लिए अगर आप अलग अलग करंट मेजर करेंगे, ठीक है, वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो करंट का मान बढ़ेगा। तो जिस रेशियो में आप वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे उसी रेशियो में आपके करंट का भी मान बढ़ेगा। यानी अगर आप ग्राफ V और I के बीच में खींचेंगे, V और I के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ऐसे क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यही ओम के नियम का सत्यापन है, एक विद्युत परिपथ बना के इसको सत्यापित करना। इस क्वेश्चन को हमने भी अच्छे से करवाया। ठीक है, फिर दोबारा से करवाया जाएगा, बस आप पैसेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए और इत्मीनान से वीडियो को देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th या 11th में हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए। अनअकैडमी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, अगर आप 2022 या 23 में जेईई मेंस एडवांस को क्रैक करना चाहते हो तो ये 21 फरवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सुबह 9 से 12 बजे तक ये होगा। इसमें आप सभी स्टूडेंट क्लास 10th और 11th के लिए सेपरेट टेस्ट होगा। ऑल इंडिया लाइव रैंक देख सकते हो कि आपकी रैंकिंग क्या आ रही है और जैसे ही टेस्ट खत्म होगा उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 या 22 में जेईई मेंस को देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका प्रिपरेशन भी होगा, साथ में आपको ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगी और आप बिल्कुल फ्री में भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप टॉप 2 रैंक में आते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी और 232 रैंक तक आते हो तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जितने भी स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस लिंक पर क्लिक करके आपको इनरोल करना है जिस भी क्लास पे हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको जैसे ही इनरोल पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको कोड शुभम@12 यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप फ्री में इनरोल करोगे। ठीक है, तो जरूर जाकर इनरोल कर लो। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। 5वां, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखिए। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, सबसे पहले तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की आपको डेफिनेशन लिखनी है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। ठीक है, और फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्या नियम है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, तो क्या है प्रथम नियम, क्या है द्वितीय नियम, इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में लिखना है जितना आप जानते हैं। ठीक है, और कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ मत, जो अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो ही लिखिए, अगर एग्जैक्ट नहीं पता है, जितना पता है उतना ही आप लिखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा एग्जाम में नहीं लिखेंगे। तो ये तो हो गई 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात। तो जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए और
अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को प्रूफ किया जाए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले प्रूफ किया जाए, फिर 2, फिर 3, 4, 5। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में कोई भी दर्पण हो, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों के लिए निगमन और प्रूफ बिल्कुल सेम ही है, एक जैसा ही है। ठीक है, सभी के लिए प्रूफ आप वैसे ही करेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई दर्पण है। ठीक, अब ये दर्पण हमारा कौन सा है, कौन सा दर्पण भर गया, उभरे हुए भाग पर हमने पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, यहाँ कहीं पर इसका जो है सेंटर सी होगा, यहाँ कहीं पर इसका फोकस एफ होगा। ठीक है, इसका फोकस एफ होगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है, यहाँ पर कोई वस्तु जो है स्थित है। इस वस्तु को हम नाम ले लेते हैं ए बी। ठीक है, तो जब कोई वस्तु स्थित होती है तो एक मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर किरण चलती है। तो इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण जाती है और सतह से टकराने के बाद यानी कि परावर्तित होकर मुख्य फोकस से सीधा निकल जाती है। ठीक है, मुख्य फोकस से निकल जाती है। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण जो है सेंटर से होकर जाती है, और जो सेंटर से होकर जाती है वो दर्पण पर क्या होती है, लंबवत पड़ती है और पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी कि एक प्रकाश किरण आपका इस तरीके से सी से जाएगा। ठीक है, सी, और इस रास्ते पे आ रहा और इसी रास्ते पर वापस लौट जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी सतह पर कोई दर्पण है, अगर दर्पण की सतह पर कोई भी प्रकाश किरण लंबवत पड़ रहा है तो वो अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगा। किसी बॉल को आप सीधा अगर गिराइए तो जिस रास्ते पर जाएगा फिर टप्पा खा के उसी रास्ते पर वापस आएगा, और अगर ऐसे किसी एंगल पर आप तिरछा फेंकेंगे तो जिस एंगल पे फेंकेंगे उसी एंगल पर वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रूल होता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इस तरीके से वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ठीक है, ये आपका ये डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसी को प्रूफ करना है। तो आप क्या करो, यहाँ से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दो। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया। ठीक है, इसको कोई नाम दे देते हैं ए बी, इसको कोई नाम दे देते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल, यानी कि यहाँ से परावर्तित हो रहा, और इसको हम नाम दे देते हैं एम। ठीक है, जो हमने लंब डाला। तो अब ध्यान से देखिए इसको प्रूफ कैसे करना। फिगर इस तरीके से बन गया। एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा ना, त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज दिखाई दे रहा ए डैश बी डैश सी, यानी ये वाला और ये वाला, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। ठीक है, ये और ये समरूप है। कैसे समरूप है, ठीक है, लिख सकते हैं हम समरूप है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है, ध्यान से देखिए। ये कोण 90 अंश का है तो ये कोण भी क्या होगा, 90 अंश का है। ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, बिल्कुल आमने सामने। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होता है, यानी तो कोण। ठीक है, इस कारण ये समरूप हो गए। तो जब ये समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो यानी ए बी की संगत कौन है, ए डैश बी डैश। ठीक है, ए बी बटे ए डैश बी डैश। ठीक है, ए बी की संगत ये रहा, ए सी बटे ए डैश सी डैश, ए सी बटे ए डैश सी डैश। आप सॉरी ए डैश सी, आप ध्यान देंगे जो जैसे यहाँ पे हमने लिखा ए बी क्या बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, उसके बाद हमने छोटे वाले के लिखे। फिर अगली साइड जब इक्वल करके लिखेंगे तो फिर सबसे पहले बड़े लिखें तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा कौन सी हो गई, ए सी, और इसकी ये इसके संगत भुजा कौन सी हो गई, ए डैश सी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज आपके और बच रहे हैं, एक ये एक ये। ठीक है,
इन दोनों त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये कोण 90 अंश का हो गया, ये कोण भी आपका 90 अंश का हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, शीर्षाभिमुख हो गया। ठीक है, तो यानी ये और ये भी आपस में समरूप होंगे। इनका नाम क्या है? ए डैश बी डैश एफ और एफ आर एन। ठीक है, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज एफ आर एन समरूप हैं। क्या है? समरूप हैं। तो इनकी भी संगत भुजाएं क्या होंगी? समान अनुपात में होंगी। तो इनकी संगत भुजाएं, सबसे पहले इसमें हमने बड़ा त्रिभुज लिया था, तो इसमें भी बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज कौन हो गया? आर एन। आर एन की ये भुजा बटे आर एन के संगत कौन है? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर इसके संगत ये एफ एन बटे एफ एन बटे ए डैश एफ, ए डैश एफ। ठीक है, अब देखिए आर एन बराबर ए बी, क्योंकि भाई ये समांतर रेखा और समांतर रेखा के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है, परंतु आर एन बराबर ए बी, तो आर एन की जगह आप ए बी रख लो। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपान ए डैश एफ, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा? समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर होगा, यानी कि ए सी अपान ए डैश सी इक्वल टू एफ एन अपान ए डैश एफ, ए डैश एफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु एन पी पर लाई करेगा। ये इसका ध्रुव होता है पी, सेंटर पॉइंट। ठीक है, यदि लिखो यहां पे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा या बहुत बड़ा कर दो, दोनों ही केस में। ठीक है, बहुत छोटा हो तो एन व पी समपाती होंगे, यानी एक ही बिंदु को निरूपित करेंगे होंगे। ठीक, तो एन की जगह हम पी लिख सकते हैं। तो ए सी बटे ए डैश सी इक्वल टू एफ पी अपान ए डैश एफ। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, इसको क्या लिखते हैं? यू। ये आपकी क्या हो गई? यू। और दर्पण के बाईं साइड है तो दूरी क्या हो जाएगी? नेगेटिव, यानी कि ए पी क्या हो जाएगा? माइनस यू। यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, कहां बन रहा है? ए डैश पर। तो ए डैश पी बराबर कितना हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी, यहां जब प्रतिबिंब बन रही है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? वी। तो ये हो जाएगा आपका ए डैश पी बराबर माइनस वी। इसकी त्रिज्या भी इसी साइड होगी, इसकी त्रिज्या भी इसी साइड होगी, और ध्रुव से एफ तक की दूरी यानी फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं? एफ। ये इतनी हो गई। तो ए डैश पी बराबर कितना, सॉरी एफ पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस एफ। ठीक है, माइनस एफ। अब यही सारी वैल्यू यहां पे पुट कर देना है। ए सी कितना है? ए सी। तो ए सी के लिए क्या करेंगे हम? देखिए ध्यान से देखिए, ए सी, अगर ए सी हमें चाहिए तो ए सी के लिए हमें क्या करना होगा? ए सी को भाई देखिए, हमें जो दूरी चाहिए वो सी से नहीं चाहिए, हमें पूरी दूरी हमेशा कहां से चाहिए? पी से चाहिए। ठीक है, तो जो दूरियां पी से हैं वो तो ठीक है। ए एफ को क्या लिख सकते हैं? ए पी माइनस पी एफ लिख सकते हैं ना। तो ए एफ को क्या लिख सकते हैं भाई? देखिए टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो यही ना बचेगा, तो यानी ए एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पी एफ। ये तो सही है, ठीक है, या एफ पी ये सही है, बटे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ए डैश पी बट माइनस ए डैश पी माइनस एफ पी। ठीक है, अब देखिए बच रहा ए सी और ए डैश सी। इसको भी क्या करना है? हमको यहीं से मेजर करना। कैसे मेजर करना वही समझना है। ए सी, ठीक है, ये इतनी दूरी कैसे मिलेगी? तो ये इतनी दूरी के लिए अगर हम क्या करें,
एपी में से, एपी में से, ठीक है, एपी से क्या घटा दें, एपी से हम घटा दें पीसी, ये इतनी दूरी, ठीक है। देखिए एपी में से पीसी अगर हम घटा दें तो हमको मिल जाएगा ना एसी, तो एसी की जगह हम क्या लिख देते हैं, एपी माइनस पीसी, ठीक है, एपी माइनस पीसी। ए डैश सी, ए डैश सी, ये इतनी दूरी के लिए क्या करें, सीपी में से ए डैश पी घटा दें, ठीक है, सीपी, ये हो गया सीपी माइनस पी ए डैश, ये डैश। अब सारी दूरी हमारी क्या हो गई, पी से हो गई ना। अब देखिए पीसी कितना होता है, फोकस दूरी का 2 गुना, तो यानी ये 2f हो जाएगा। पीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीसी इक्वल टू माइनस 2f, ठीक है। अब सारी वैल्यू यही उठा के हमें क्या करना है, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 में सारी वैल्यू रखने पर बीच में हम मिटा दें। आप सभी लोगों ने नोट कर लिया, अच्छे से समझ लिया। चलिए एपी, एपी की वैल्यू कितनी है, माइनस यू, माइनस बीच में माइनस पीसी, पीसी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2f बटे सीपी, सीपी की वैल्यू कितनी है, सीपी या पीसी दोनों एक ही बात है, माइनस 2f, बीच में माइनस पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश की वैल्यू है कितनी, पी ए डैश, देखिए पी ए डैश या ए पी कोई दिक्कत नहीं, पी ए डैश या पी ए डैश कोई दिक्कत, माइनस कितनी है वी, इक्वल टू आगे क्या है एफ पी, एफ पी कहाँ भाई, एफ पी माइनस एफ बटे ए डैश पी है कितना, माइनस वी, बीच में माइनस एफ पी कितना, माइनस एफ। अब जरा देख लो, ये माइनस यू, माइनस माइनस प्लस 2f बटे माइनस 2f माइनस माइनस प्लस v इक्वल टू माइनस एफ अपान माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ। अब क्या करो, तिरछा गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, तो इसका इसमें गुणा करोगे माइनस वी से इसमें, माइनस माइनस प्लस u और v, माइनस प्लस माइनस 2fb, फिर इससे करोगे f से प्लस माइनस माइनस uf, ठीक है, फिर इसका इसमें प्लस 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 2f, एक f यहाँ है तो 2f स्क्वायर बराबर, अब इसका इसमें कर दो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर भाई, माइनस माइनस प्लस, देखिए इसका इसमें और इसका इसमें, ये हो गया माइनस प्लस माइनस वी एफ, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, जो चीज़ें बच रही हैं उनको सबको एक साथ रख लो, ठीक है। यूबी को इधर रखो, बाकी जितने भी हैं सबको उधर भेज दो, तो यूबी को हमने लिख लिया इधर, यूबी इधर बचा माइनस वी एफ, ये माइनस इधर आएगा प्लस 2fb, या इसको bf भी लिख सकते हैं, ये माइनस है, माइनस उधर आएगा प्लस uf, ठीक है। अब देखिए uv इक्वल टू, ये दोनों सेम चीज़ें हैं भाई, देखिए bf या fb दोनों एक ही बात है, ये 2 बार है, ये 1 बार, तो इसमें से ये घट जाएगा, बचेगा vf प्लस ये uf, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 5, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं, इधर का हो गया ना, समझ लिए सभी लोग अच्छे से। चलिए समीकरण नंबर 5 को UVF से भाग करने पर, समीकरण 5 को UVF से भाग करने पर, तो इसको UVF से भाग करेंगे, UV अपान UVF इक्वल टू, ये हो गया VF अपान UVF प्लस
यू एफ अपान यू वी एफ। तो देखिए यू बी से यू बी कैंसिल हो गया, वी एफ से वी एफ कैंसिल हो गया, यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या 1 अपान एफ, यहाँ 1 अपान यू, यहाँ प्लस 1 अपान वी। इसको प्लस, दोनों प्लस हैं तो किसी को आगे पीछे कर लो। 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, जो हमें प्रूफ करना था वो सारी चीज़ें अच्छे से आ गई। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि जितने बोर्ड पर लिखे हुए पांचों क्वेश्चन हैं उसको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करें, तो आज की इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक और 200 कमेंट आने चाहिए कि सर इस क्वेश्चन को या सारे विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन को करवा दीजिए। अगर 500 लाइक आप पहुँचा देते हैं और 200 कमेंट कर देते हैं कि सर क्वेश्चन करा दीजिए, तो इसके हर एक क्वेश्चन को जो हमने बोर्ड पर राइट किया था एक एक क्वेश्चन करवा देंगे। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। याद रहे, अगर हर एक क्वेश्चन का सलूशन आप चाहते हैं तो वीडियो पर कम से कम 500 लाइक और 200 कमेंट आने चाहिए कि सर क्वेश्चन करवा दीजिए। हाँ, और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी बताइएगा कि क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया या नहीं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी बोल देना, मैं आपको कल दोबारा से बता दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो देखिए और अच्छे से अपनी तैयारी